स्वागतम। स्वागतम उर्मिला जी, अनुस्वार में पर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद संजीव जी। साहित्य यात्रा के बारे में जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई, कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से? जी जरूर। साहित्य की यात्रा बचपन से शुरू हुई और बचपन में मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और किताबों के बीच मेरा बचपन बीता है। और लिखने की प्रेरणा तो दो चीजें काम कर रही थी एक साथ। एक तो थी हार की जीत कहानी सुदर्शन की और एक काबुली वाला। तो जो बच्चों के मन पर इस तरह की कहानियों का जो प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है कि कहानी में कितनी ताकत होती है या साहित्य में कितनी ताकत होती है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित किया उन दोनों कहानियों ने। ऐसा नहीं और कहानियों ने, लेकिन कई बार एक छू जाती हैं और एक जो हृदय परिवर्तन की बात है या संवेदना की बात है या प्रेम की बात है, ये सारी की सारी चीजें। और दूसरा, कहानी लिखने का एक कारण मेरे हिंदी के अध्यापक थे जो हमेशा नाटकों में एकांकी का निर्देशन करते थे और नई नई चीजों की उन्हें हमेशा तलाश रहती थी कि कोई नई एकांकी लिखी जाए, कहानी लिखी जाए जिसको वो मंचित करें। तो वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ विषय दिया करते थे कि आप इस पर ये लिखिए, उस पर ये लिखिए, इस पर ये लिखिए। तो उन्होंने मुझे कहानी लिखने का एक विषय दिया, तो मैंने कहानी लिखी। तो उन्होंने कहा कि आप कहानी लिखिए। तो मैंने जो शुरू में जो कहानी लिखी वो एक बच्ची की कहानी थी और उसका शीर्षक था कन्या कहानी, कन्या शीर्षक से। तो आप देखिए कि मैंने बचपन का जो एक माहौल था या आसपास की बच्चियों को मैं जिस रूप में देखती थी या बातचीत होती थी या जो भी जिस तरह के पात्र या मुझे दिखाई दिए, तो वो पहली जो कहानी थी वो कन्या मैंने लिखी और वो उस समय की पत्रिका सूर्या इंडिया में प्रकाशित हुई थी वो कहानी। और इस तरह से मेरे लेखन की शुरुआत हुई। और शुरू में तो जो रविवार ये प्रश्न संस्करण आते थे पेपरों के, उनमें विषय दिए रहते थे कि दहेज है तो इसमें पक्ष में विपक्ष में अपने विचार लिखिए। तो ऐसे विचार लिख के भेजा करती थी या लेख लिखकर भेजा करती थी। तो ये पढ़ने का बहुत ज्यादा वो था, लेकिन लिखने की शुरुआत इस तरह से मेरी साहित्य की यात्रा की हुई। आप की जो मूल विधा है जी, वैसे तो कई विधाओं पे आपने ऐसा दिख रहा है मुझे कि काम किया है जी। मुख्य रूप से किस विधा से को आपने चयन किया और कैसे, किस मूल विधा तो कहानी ही है। जी। मैंने आपको बताया कि कहानी पढ़ने का शौक मुझे बचपन से रहा और जिन कहानियों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, मुझे लगा कि इतना ज्यादा कोई कहानी किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को या पाठक को प्रभावित कर सकती है तो उसमें कितनी ताकत है, कितनी संवेदना है और वो किस हद तक आपके मन मस्तिष्क को, दिल दिमाग को हिला सकती है। तो मैंने फिर कहानी लिखना इस तरह शुरू की। बाद में मैंने, जब आपका लेखन का क्षेत्र व्यापक होता जाता है तो फिर आप कुछ किताबों को चुनते हैं, तो समीक्षाएं भी लिखते हैं, आलोचनाएं भी लिखते हैं। फिर जिन साहित्यकारों से आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उनके आप साक्षात्कार भी लेते हैं, उनसे संवाद भी करते हैं। तो ये बात के समय में मैंने एक किताब मेरी शब्दों की यात्रा के साथ है जिसमें मैंने मतलब बहुत सारे साहित्यकारों के, कृष्णा सोबती से लेकर राजेश जोशी तक के साक्षात्कार लिए। बहुत ही अच्छा वो मुझे अनुभव, क्योंकि साक्षात्कार पढ़ना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं। और फिर मैंने कुछ साक्षात्कार इन लोगों के लिए, फिर वो किताब आई और फिर एक रचना के आसपास मैंने जिन जिन किताबों पर समय समय पर आलोचनाएं या समीक्षात्मक लेख लिखे तो वो थी। और एक और मैंने संपादन का काम किया, तो एक गोविंद मिश्र की किताब का संपादन किया, चित्रा जी पर किया, प्रभाकर श्रोत्रिय पे किया,
गोविंद मिश्र की मैंने जीवनी लिखी। तो जैसे जैसे संपर्क में आती गई और बहुत पूरा का पूरा साहित्य पढ़ा, लगा कि कुछ काम करने की गुंजाइश है, करना चाहिए या लिखना चाहिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये सारी चीजें समानांतर चलती गई। जी जी। लेकिन मुख्य जो विधा है वो कहानी ही कहानी है। पर और केंद्रित रहे। बिल्कुल कहानी लिखकर ही मुझे अच्छा लगता है। अभी कल मेरा एक उपन्यास रिलीज होने जा रहा है। अच्छा, रोज का बताइए, लोकार्पण है। अग्रिम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 उपन्यास और आने वाले हैं। तो कहानीकार तो उपन्यास लिखता ही है। मैं थोड़ा-सा इसमें देर हो गई मुझे उपन्यास के क्षेत्र में आने में। लेकिन कहानी तो मेरी सबसे प्रिय विधा है। कविताएँ मैंने यूँ लिखी होंगी जो डायरी में कहीं-कहीं पड़ी होंगी या अपने किसी दोस्त के लिए लिख दी या उसके लिए लिख दी। लेकिन वो कभी डायरी से बाहर नहीं आई हैं। वो डायरी में आज भी बंद पड़ी हुई हैं। तो पहली रचना आपकी कविता थी या कहानी? कहानी थी। कहानी थी। जी। आप आप एक्सेप्शंस में से हो। जी। 95% जो लेखक लेखिकाएं हैं उन्होंने हाँ, हाँ। पहली रचना कविता की, जी। और उसके बाद कहानी की तरफ मुड़ गए। अ, आपने कहानी से ही शुरू करी, बहुत अच्छा। जी, बिल्कुल। देखिए, कहानी लिखना या उपन्यास लिखना मुझे तो लगता है बड़ी धीरज का और पेशेंस का काम है। जी। इतनी देर तक कलम थाम के रखना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं गद्य लिख ही जी। नहीं पाया। तो आपकी पहली रचना कहानी थी, जी। और वो प्रकाशित कब हुई और कैसे? प्रकाशित मुझे लगता है 1977 सन, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन वो सूर्या इंडिया जो पत्रिका निकलती थी हाँ वो हाँ हाँ। उसमें प्रकाशित हुई थी। जी जी। और उस समय के हिसाब से वो बड़ी बोल्ड कहानी मानी गई थी, एक बच्ची के अच्छा। ऊपर थी। और तो और वो लिखी संस्कृति की मुझे उस बच्ची की पीड़ा बहुत ज़्यादा मर्माहत कर गई थी। और एक जो समाज का जो उच्च वर्ग होता है तथाकथित जिसे हम कहते हैं, और उसका बड़ा हम सम्मान करते हैं, बड़े उसके पाँव पूजते हैं, लेकिन उसकी अपनी जो दबी हुई इच्छाएँ हैं, वो किस तरह से एक बच्ची के साथ उभर कर आती हैं। तो उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है जी। और उसके साथ ये नहीं होना चाहिए, इस व्यक्ति को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उसी अब दुःख का या कहना चाहिए पीड़ा का, या वो उस रूप में कहानी के रूप में प्रकट हुआ था। बहुत सुंदर, मतलब वास्तविक घटना पर आधारित थी कहानी। जी, जी। लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि कविता और कहानी में चुनाव कैसे किया आपने, मतलब जब आप कह रहे हैं कि कविता लिखी यदा कदा, हाँ। तो में चुनाव का क्या मूल आधार क्या रहा, कैसे ऐसे लगा कि नहीं कहानी ही ठीक है? मुझे कविता तो बहुत ऐसा लगता है कि कविता लिखना मुझे बहुत ही कठिन लगता है। ओ। मुझे बहुत कठिन लगता है। और कहानी में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ, चाहे कितनी भी जटिलता हो, कितनी भी कुरूपता हो, कितना भी यातना हो, दर्द हो, संत्रास हो, समस्याएँ हो, विचार हो, घटना हो, कुछ भी हो, मैं उसको कहानी के माध्यम से ही व्यक्त कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि कविता में मैं कैसे लिखूँ? नहीं लिख सकती हूँ। और कहानी में मन रमता है तो कहानी में ही वो चीज़ आती है और किसी माध्यम में आ ही नहीं पाती है। अच्छा, आपके व्यापक रचना संसार में से कौन सी कृतियां ऐसी हैं जिनका आप उल्लेख या डिस्प्ले करना चाहेंगे? जी, कहानियाँ तो अभी तक कितने 14 कहानी संग्रह आ चुके हैं और कब से लिख रही हूँ, निरंतर लिख रही हूँ। लेकिन यदि कुछ कहानियों का चयन किया जाए तो मुझे निश्चय ही एक बाँधो ना नाव इस ठाव बंधु, उसका अपना रास्ता, पत्ते झड़ रहे हैं, चीख कहानी
जो बहुत सारे संकलनों में संकलित है जी और काफी उस पर बातचीत भी हुई और बहुत उसकी चर्चा भी रही। और राग राग बिराग है, चपेटे हैं, निर्वासन है, वृद्धों पर मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं सीनियर या सिटीजन। जी, और किसानों पर भी काफी कहानियां, जैसे बेवाइयां कहानी है। और मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पर गंगा जमुनी सभ्यता का बहुत बड़ा मतलब रोल है इस शहर को पहचान दिलाने में। मिली जुली सांस्कृतिक विरासत है। तो जिस परिवेश में रहती हूँ वहां मेरी मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम छात्राएं रही हैं। उनका जो जीवन शैली है या उनकी जो सोच है और उनसे मेरे बहुत ही अच्छे गहरे ताल्लुकात रहे हैं। तो उनके साथ जो जुड़ाव रहा है तो उनके जीवन से निकलकर या हमारे जीवन से निकलकर जो कुछ भी घटित हुआ, हम दो संस्कृतियों के बीच, दो संप्रदायों के बीच, वो चीजें भी बड़ी मार्मिक रही हैं हाँ मेरे जी। लिए राजनीतिक स्तर पर और सांप्रदायिक स्तर पर। वो बड़ा वैसा रूप ले लिया था उन्होंने। तो एक अंगारों की हंसी मेरी कहानी है, दीवार के पीछे एक कहानी है, नाच-गान एक कहानी है, आशिक अली एक कहानी है और सच के आगे का सच, जिसमें ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, मुद्दे हैं, जो मूल्यों से लेकर राजनीतिक स्तर पर आकर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि जिस तरह का भेदभाव ये पैदा करती हैं या इस तरह से राजनीतिक स्तर पर उन सवालों को, मुद्दों को खड़ा करती हैं, सामाजिक स्तर पर करती हैं, लेकिन मानवीय स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर, वो चीज कितनी गहराई के साथ दो संप्रदायों को जोड़ती है, इस संस्कृति को जोड़ती है, सोच को जोड़ती है। ये चीज मुझे हमेशा बड़ी आकर्षित करती रही है, मुझे बड़ी छूती रही है। तो इन सबको मिलाकर जो दोनों परिवारों को लेकर जो पात्र इकट्ठे हुए, जो घटनाएं घटित हुई, उनको लेकर मैंने ये 5-7 कहानियां लिखी हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं एक जी, अनुरोध करूंगा आपकी अनुमति से कि जरूर, जरूर, इन बिल्कुल, चयनित आप चयनित कहानियों इतनी का एक संकलन हमें आप उपलब्ध कराएं, जी, 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 जरूर, जरूर, तो छापते हैं। जी। लेकिन इतनी सारी कहानियों में कोई एक कहानी तो ऐसी होगी जो लगती होगी इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। वाह, उसका शीर्षक भी बांधो से ही है। वेरी गुड। हाँ, निराला निराला की कविता का जी है ये, जिसका मैंने शीर्षक बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु। तो ये इतनी सुंदर कविता है और इसके अंदर जो संदेश है, मुझे लगता था कि इस कहानी के लिए इससे सुंदर शीर्षक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शीर्षक ऐसा सोच- आप तो जानते हैं कि शीर्षकों की दुनिया में कितना जूझना पड़ता है एक कथाकार को। रात रात भर नींद नहीं आती कि क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, और कई बार सपने में भी शीर्षक सूझ जाता है। तो ये मेरी सबसे प्रिय कहानी है, मेरे हृदय के बहुत करीब कहानी है, या उसका अपना रास्ता भी इसी के समकक्ष रख सकती हूँ। जी जी। जो बाजारवाद और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बीच जो हमारी युवा लड़कियां हैं, वो किस तरह से उसके आकर्षण में आकर फंस जाती हैं और कोई एक सितारा बनती है, ब्रह्मांड सुंदरी बनती है, विश्व सुंदरी बनती है, लेकिन बाकी तो सब अंधेरे में कहाँ गुम हो जाती है, उन्हें पता बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। ये तमाम जो चीजें रहती हैं, तो इसलिए ये दो कहानियां मेरी, कह सकते हैं कि एक साथ दो कहानियां मुझे बहुत ही मेरे दिल के करीब है। बस तो फिर इसका संकलन में जरूर रखेंगे दोनों कहानियों को, जी और जरूर। आप तैयार करके अपनी पसंदीदा कहानियों को, चयनित कहानियों को। बिल्कुल। तो ये जो आपने परिवेश का विस्तार से आपने उल्लेख किया, इस परिवेश में से वास्तविक घटनाओं पर ही विषय वस्तु आपने चुनी है या कुछ, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है आपके लेखन पे? और इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कोई घटना
बहुत ज्यादा आपको उद्वेलित कर दे, जी। और जो घटित होती ही रहती हैं, बहुत मतलब बलात्कार की घटनाएं हैं, प्रेम को लेकर ऑनर किलिंग की घटनाएं हैं, या अभी भी हमने उस विषय को बहुत पीछे धकेल दिया है और हमें ऐसा लगता है कि दहेज खत्म हो गया, दहेज दूसरे फॉर्म में आ गया, हाँ, दूसरे चेहरे लेकर आ गया, कि लड़कियों की सैलरी कितनी है, वो कितना वो कर रही हैं, तो उसका जो चेहरा है वो बदल गया है। यह अभी भी बहुत असमानता है समाज में, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्त्री और पुरुष को लेकर बहुत असमानता है। लोग पढ़ लिख गए हैं तो उसको, पहले जो गांव के लोग होते थे तो बिल्कुल बेलिहाज होकर अपनी बात कह देते थे, अब लोग शुगर कोटेड उसमें बात कहते हैं। ईमानदारी नहीं है, बात वही कहेंगे लेकिन बड़े घालमेल करके कहेंगे। तो ये जो तमाम तरह की स्थितियां हैं, घटनाएं हैं, या कोई विचार भी हो सकता है। जैसे मुझे हमेशा एक संपत्ति का विचार परेशान करता। आप तो कानूनविद हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, लॉ की बात आप कर रहे थे, तो मतलब पुत्री को या लड़की को कानूनन अपनी संपत्ति के अधिकार में कभी खुशी खुशी कोई चीज वो नहीं होती, तो मुझे वो चीज बड़ी परेशान करती है कि पत्नी के रूप में भी और पुत्री के रूप में भी उसके लिए दो ये चीज सहज नहीं है। मतलब आप एक बहुत कम प्रतिशत है, आप खुद भी जानते होंगे, जो सहज ढंग से ठीक कह रही हैं। अपनी उसको देते हैं। फिर दूसरा, हमारे पास विल के लोग आते, लिखने के लिए लोग आते हैं, तो मैं हाँ उसमें देखता हूँ कि मनो स्थिति क्या है या विचार हाँ क्या है, तो मैं आपकी हाँ, बात से सहमत हूँ। तो ये तमाम घटनाएं हो सकता है, विचार हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये तमाम जो विषय मुझे मिलते हैं समाज से ही मिलते हैं, आसपास के परिवेश से ही मिलते हैं। जी जैसे मैं आपको वो अपने कॉलेज की लड़कियों का बता रही थी, जी या आसपास के परिवेश का बता रही थी, या इससे पहले जो सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक विद्वेष की बात में कर, तो जो आसपास का जो परिवेश है, विषय हैं, विचार है, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं, वही मेरी कहानियों में आते हैं। और वही पात्रों मेरी, के बारे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल पात्र भी वही, पात्र भी जैसे हम्म, पात्र भी वही, जैसे जो बुजुर्ग हैं, इन दिनों बुजुर्गों की कितनी बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। एक बार सर्वे आया था कि पानी के लिए तो युद्ध होगा ही, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या बुजुर्गों की समस्या आने वाली है। तो मैं जब वृद्धाश्रम में देखती हूँ या बुजुर्गों के प्रति समाज का रवैया देखती हूँ, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तो पात्र भी वहीं से आते हैं। तो चाहे वो प्रेम से जुड़े हुए पात्र हों, या स्त्री पात्र हो, किसान पात्र हो, बच्चे पात्र हो, या कोई भी हो, पात्र भी मेरे आसपास की उससे। हाँ, ये कि कथाकार को ढूंढना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। घर में बैठ के आप इतने पात्रों से संवाद नहीं कर सकते, आपको जाना भी पड़ता है, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में जाएं या सड़कों पर जाएं, या मैंने ट्रेन यात्रा बहुत सारी की है, तो मुझे ट्रेन में बहुत सारे पात्र मिले हैं। मिलते मेरी हैं। कई कहानियों में ट्रेन बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यात्राएं करती थी, तो वहां से भी मुझे बहुत सारे पात्र मिले। या रास्ते में देखती थी ट्रेन में कि झुग्गी झोपड़ियां हैं, कैसे बच्चे हैं, कैसे मांगने वाले हैं। तो ये चीजें ना, वो तो कहते ना कि आप जानते हैं, कभी कविताएं आपने की, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे हाँ, कवि। पहुंचे कभी, बिल्कुल ठीक बात है। बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि और परकाया प्रवेश, लेखन के तीन वो रहते हैं जी कि जो इन दोनों दृष्टियों से और परकाया प्रवेश करके आप किसी भी रचना को जन्म देते हैं, तभी वो आपके या पाठकों के मन को छूती है या उसको कुछ प्रेरित करती है। क्योंकि पाठकों के पत्रों से, पाठकों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि कहानी उनको जाके कहाँ छू रही है, कहानी उनसे कहाँ संवाद कर रही है, कहानी उनको क्या कह रही है, और वो कहानी के माध्यम से मेरे से कितनी गहराई के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी महिलाएं कहानियों के माध्यम से ही मेरे पास आई, कि कहीं से दूर, कहीं से फोन करेंगी या चिट्ठी आएंगी
कि रोटियां कहानी पड़ी और हम भी कुत्तों को बहुत सारा खाना देने जाते हैं और लोग इस तरह की बात करते हैं, या हमने आपकी कहानी पढ़ी और अब हम अपने उनसे ऐसा, दादी नानी से ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, या बुजुर्गों की बहुत सारी चिट्ठियां या उनके संदेश मिलते। तो ये जो एक ईमानदारी के साथ आप अपनी रचनात्मक यात्रा में जब जाते हैं और पात्रों के साथ जुड़ते हैं, उनके दुख तकलीफों के साथ जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, तो कैसे वो कहानी में आकर आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी अपनी तकलीफ बन जाते हैं। ये बस लिखते समय वो होता है कि कोई पात्र ऐसे होते हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं, कोई एक विचार बिंदु ऐसा होता है जो आपको सोने नहीं देता है तो जो आपको खाने नहीं देता है, जो आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, बहुत सवाल करता है, बहुत अपने कहता है कि भाई कहाँ हो, आइए मेरी हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये रचना मतलब इस तरह से परिवेश भी, परिस्थितियां भी, पात्र भी और घटनाएं भी, विचार भी और कोई एक छोटा सा बिंदु भी आपके लिए बहुत सारी चीजें लाके खड़ा कर देता है। वो सही कह रहे हैं। तो स्त्री पात्रों पर आपने ज्यादा काम किया है ऐसा लगता है मुझे। जी जी जी। हाँ, शुरू की कहानियों में तो मैं पढ़ाती थी ना, तो एक बड़ा महिला कॉलेज में रही हूँ, तो एक तो आपके साथ वाले हैं, कलीग्स हैं, दूसरी आपकी स्टूडेंट्स हैं, तीसरा आपका दूसरा एक समाज है। जैसे मेरे पति चिकित्सक हैं, तो मैं जब उनके क्षेत्र में जाती थी तो वहां की महिलाओं की भी स्थिति देखती थी। फिर मैंने गांव का परिवेश भी देखा हुआ है। तो एक बहुत सारी चीजों से आप जुड़ते जाते हैं, विस्तार होता जाता है। तो वो स्त्रियों की समस्याएं निश्चय ही बहुत बड़ी समस्या है और एक तरह की नहीं है। उनका संघर्ष भी अलग अलग स्तर पर है, उनकी समस्याएं भी अलग अलग तरह की हैं। गांव की स्त्री की अलग समस्याएं हैं, मजदूर स्त्री की अलग समस्याएं हैं, उनके बच्चों की अलग समस्याएं हैं। तो निश्चय ही मतलब स्त्री पात्र शुरू की कहानियों में बहुत ज्यादा है, या किसान पात्र बहुत ज्यादा आए हैं। तो बाद की कहानियों में जैसे जैसे ये देखती गई तो वृद्धों पर भी मेरी बहुत सारी कहानियां आई। तो अच्छा, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने बोलना चाहूंगा जी कि मेरे भी प्रबंध काव्यों में स्त्री पात्र ही मुख्य रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ उर्वशी, हाँ बिल्कुल। वासवदत्ता, हाँ हाँ ईश्वरक्षिता, अहिल्या, माधवी, बहुत बहुत अच्छे। ये सारे पौराणिक चरित्रों पर ही एक तरीके से रिविजिट किया है। तो पौराणिक चरित्र भी तो देखिए ना, आज हमारी स्मृति में जी या हमारे बीच क्यों है? क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व जी और उनकी अपनी चेतना और उनकी अपनी बुद्धिमत्ता और उनका अपना जो संघर्ष है, उसने उनको जिंदा रखा आज तक। हाँ, लेकिन कई जगह ऐसा महसूस होता है कि न्याय नहीं हुआ। बिल्कुल, न्याय कहाँ हुआ लगता है। है कि इस पे देखना चाहिए, एक बार रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और सारे ऐसे। मेरी लिखावट पे, मेरे लिखे हुए उर्वशी काव्य पर, वाह, बहुत सुंदर है। तो ये, बहुत और एक तो स्त्री विमर्श पर ही लिखा आपने बहुत काम किया है। वासव हाँ, दत्ता बहुत अच्छा। और मेरी रोल मॉडल, ये मैंने अच्छा, लिखा, महादेवी वर्मा आपकी। रोल मॉडल। हमारी ओ प्रारंभिक कविताएं आप पढ़ें तो शायद कहीं आपको उनके नजदीकी नजर आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। एक किताब और दिखा, एक ये भी लिखी मैंने, मुक्ति बोध पर ना। Okay.
थोड़ा थोड़ा समीक्षात्मक आलोचनात्मक काम होता रहता है। जी, मुक्तिबोध पर तो बहुत एक्चुअली बहुत जरूरत है कि जो मिथक हैं या जो कहानियां हैं, उन कहानियों में पात्रों के साथ एक स्टोरी की तरीके से डील किया गया, बल्कि उनकी मनोदशाओं को भी डील करना चाहिए। और कई जगहों पर ऐसे मुलम्मे चढ़ा दिए गए हैं कि वास्तविक पक्ष छुप जाता है। छुप जाता, वही ना जो एक धारणा बनी है ना कि या तो आप देवी के रूप में देखते हैं या फिर जो बहुत ही बुरे संबोध दिए जाते हैं उनको। इतना मतलब मैं तो मुंह से ही नहीं निकाल सकती, अपनी जबान से बोल नहीं सकती जो स्त्रियों के लिए बोला जाता है। तो एक इंसान के रूप में देखे जाने की जरूरत है कि भाई एक इंसान के रूप में स्त्री का अपना क्या व्यक्तित्व है, क्या उसकी सोच है, वो क्या चाहती है, उसी रूप में आप देखिए, उसी रूप में देखिए, अपने बराबर तो देखो बस। और अगर अपने बराबर नहीं दे सकते तो फिर इसका मतलब आप अनजस्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक किताब अभी प्रकाशन में है, मेरे हिस्से की धूप जी, उसमें मैंने वैवाहिक बलात्कार जैसे शब्द पर किया कि पति पत्नी के बीच में भी एक संवेदना तो होनी चाहिए, एक जस्टिस होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल। इस विषय पर भी तो जरूरी थोड़ी ना, स्लेब थोड़ी ना, स्त्री स्लेब तो नहीं है, तो उसके भी बातों को विचार किया जाना चाहिए और आदर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये लंबी वार्ता का विषय है। बहुत लंबी चलते हैं व्यंग की तरफ। जी, आपने इतनी विसंगतियां आपके नजर में आई तो आपने व्यंग लिखे क्या? नहीं, एक भी नहीं लिखा। एक भी नहीं लिखा। व्यंग पता नहीं, मुझे लिखना नहीं आता या मैं कभी लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, पर नहीं लिखा मैंने। मेरा मन किया पूछने का कि आपके पास इतनी विसंगतियों की सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, विषय वस्तु हैं, तो व्यंग भी लिखे जा सकते थे। बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, जैसे सूर्य बालाजी ने लिखे हैं। जी जी जी। व्यंग को टच तो तकरीबन सबने किया, चाहे आप इसको भी ले लीजिए, तो शायद आपने भी कुछ किया हो। आजकल जो लेखन आ रहा है, अगर उसको पूरे परिवेश के हिसाब से देखा जाए और उसकी मात्रा को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि लिखा तो बहुत जा रहा है लेकिन पाठकों से तादाद में बहुत कम हो पा रहा है। आपको क्या लगता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं या कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि लिखा भी जा रहा है और छप भी बहुत रहा है। मतलब छपने की कोई ऐसी समस्या दिखती नहीं है। मतलब बहुत सारी किताबें मेरी नजर में आई हैं या देखी है मैंने कि काफी किताबें छपना आसान हो गया इन दिनों। लेकिन पाठकों तक पहुंचने का ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जिनको बिल्कुल छुआ ही नहीं जाता है। मैं खुद भी मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि लाइब्रेरी भरी पड़ी है, मतलब कॉलेजों में या दूसरी जगह, उन तक कोई पहुंचता ही नहीं है। और कई जगह ऐसी मारामारी है कि एक-एक किताब के लिए श्रोता मतलब पाठक तरसते हैं कि कोई किताब उनको मिल जाए, कोई पुस्तकालय उनको मिल जाए। तो ये जो बहुत ज्यादा छपा जाना और नहीं पहुंचना, ये जो असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, विसंगति बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों को ही प्रयास करना पड़ेंगे कि किस तरह से किताबें पहुंचाई जाएं। या जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ किताबें हम दे सकते हैं, कहाँ पहुंचाया जा सकता है, एक पहल करते हैं या पहल करना चाहिए। तो जो अच्छी किताबें आ रही हैं, अच्छे जो साहित्य आ रहा है, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, फैशन के तौर पर नहीं कि आपकी लाइब्रेरी में देखी और कि हम भी पढ़ के देखते हैं और उसको देखा नहीं, तो फैशन के तौर पर नहीं, जो वास्तव में साहित्य पढ़ना चाहते हैं और जो साहित्य प्रेमी लोग हैं, उन तक पहुंचाने की पहल एक जरूर होना चाहिए। लंबा गैप है उसके बीच में,
कि जहां जरूरत है वहां पहुंच नहीं रही, जहां जरूरत नहीं है वहां सरकारी खरीद फरोख्त में भरी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट वाली जो बात है ना, वो मेरी कभी समझ में नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर ही कोशिश की जाए, कुछ पहल की जाए, कुछ इस तरह के पाठक मंच बने हुए हैं, जैसे बहुत सारी जगह पाठक मंच बने हैं, छोटे छोटे पुस्तकालय बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो साहित्य प्रेमी लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो पाठक हैं, वो पहल करें कि भाई किताबें उन तक पहुंचे। और बहुत सारे लोग ऐसे उदार लोग हैं जो देना चाहते हैं, जो पहुंचाना चाहते हैं, बस उनको पहुंचने की जरूरत है। तो ये पहल तो हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। मैंने एक जगह सुझाव दिया था कि पाठक मंच मोहल्ले मोहल्ले में डेवलप किए जाएं और लोकल जो लेखक और साहित्यकार लोग हैं वो लोग उसके साथ जुड़े और थोड़ा थोड़ा सब कोई कंट्रीब्यूट करे, प्रकाशक भी, लेखक भी और बिल्कुल ग्रुप ऑफ राइटर्स है। तो इस तरीके से पहले ये तो इस्टेब्लिश किया जाए कि पढ़ने की इच्छा लोगों में जागृत हो। अदरवाइज क्या हो गया कि जब से डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, घर घर में बच्चे बच्चे में आईफोन मोबाइल फोन मिल गया, तो तकनीकी दृष्टिकोण से सारी दुनिया तो नजदीक आ गई। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही घर के 5 आदमी 5 अलग अलग तरीके की चीजों में व्यस्त हैं। बिल्कुल, किताबों के लिए ये बड़ा वैसा मुझे खराब भी लगता है कि जैसे ही बच्चों से कहो, स्टूडेंट से कहो कि मान लीजिए निराला की कविता पढ़ना है, प्रसाद की कविता पढ़ना है, प्रेमचंद की कहानी पढ़ना है, तो आप जाइए, किताब लीजिए, गोदान खरीदिए, गबन खरीदिए, या दूसरे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम में, वो जाके वो करिए। तो मैं उनको कि मुझे मालूम है फला दुकान, किताब की दुकान पर ये किताब है, लेकिन बच्चे वहां जाना ही नहीं चाहते। वो डाउनलोड करते हैं गूगल से और वहां से सारा का सारा मैटर उनके पास अवेलेबल। वो नोट्स नहीं बनाते आजकल, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो नोट्स बनाते थे। तो वो नोट्स नहीं बनाते, वो उनसे कहो तो वो खुद इतना तुरंत 5 मिनट में लेके डाउनलोड करके भेज देंगे कि ये चीजें हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके लिखने की प्रैक्टिस ही खत्म हो गई, बिल्कुल लिखने की। तो ये इतनी चिंता वाली बातें हैं, इतनी खराब चीजें लगती थी कि मैं कहती थी जाओ किताब खरीदो, देखो, पढ़ो। आपके अक्षर आपकी आंखों के सामने आएंगे, आप उनको पढ़ोगे, उनको लिखना भी सीखोगे। जब तक आप अक्षर नहीं देखोगे आप कैसे शुद्ध लिखोगे? तो जो लिखने की भी समस्या आ रही वो भी बड़ी समस्या है। वर्तनी की गलतियां तो इतनी होती हैं कि कई बार मत्था पीटने का मन करता है कि क्या किया। और लेखकों से भी बहुत गलतियां हो रही, शायद इसीलिए कि जो आपने कहा प्रैक्टिस नहीं। जी हाँ, आपके आंखों के सामने है ही नहीं, लिखना ही आपने बंद कर दिया, नोट्स बनाना बंद कर दिया, तो कैसे वो होगा? हम कैसे उस चीज तक पहुंचेंगे? तो डिजिटल युग का कितना प्रभाव आप समझती हैं कि साहित्य पे पड़ेगा और इसका भविष्य क्या लगता है? बहुत ज्यादा पड़ेगा। आने वाली जो पीढ़ी है या हमारी जो पीढ़ी है वो तो पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ी है, लेकिन कुछ ही प्रतिशत जो लोग हैं या जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप हैं, हम हैं, जैसे जिनको किताबों की भी जरूरत है, साहित्य की भी जरूरत है, तो वो लोग तो जुड़े रहेंगे किताबों से। उनको तो लगता है कि साहित्य कहीं नहीं है, हमारे कुछ ही, मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे कुछ ही पाठक हैं या श्रोता हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है कि वो आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़कर प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, भले ही व्हाट्सएप करें, भले ही फोन करें, लेकिन लगता है कि चलो पढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल उसका तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और आने वाले समय पर पड़ेगा इसका। आप बच नहीं सकते उससे, कैसे बचेंगे जब सारी चीजें। मैंने भी इसीलिए हर किताब को जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ जी, मैं धीरे धीरे उन किताबों को किंडल बुक के तौर पर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई यहाँ ना पढ़ना चाहे तो वहां पढ़े। हाँ, किसी भी फॉर्म में पढ़े, किसी भी उससे पढ़े। हाँ, और दूसरे क्या है कि मैंने इंडिया नेट बुक्स
LLC के नाम से एक कंपनी USA में भी सेटअप करती है, ताकि जो अच्छा। इंडिया से बाहर के प्रवासी हैं, प्रवासी लेखक हैं या पाठक हैं, उनको जी ग्लोबली अवेलेबल हो सके हमारी जो पुस्तक है। तो बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत ही बढ़िया। देखिए, बधाई आपको इसके लिए। तो इंडिया नेट बुक्स की किताबें अब 2 जगह से पब्लिश होती है, USA से और इंडिया से, और आने लगे हैं साहित्यकार काफी मात्रा में, विदेशों हाँ से आने लगे हैं रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, तो वही मैं कह रही, पहल की जाए तो लोग जुड़ना चाहते हैं। एक छोटा सा विवाद कहना चाहिए या बातचीत का हिस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बार ये विचार चल रहा था कि प्रकाशक नहीं करते कुछ काम, प्रकाशक नहीं बेचते, ये नहीं करते, मार्केटिंग नहीं करते। तो एक सज्जन ने ये कहा कि प्रकाशक अकेले कैसे सब काम कर सकता है अगर लेखक स्वयं इंटरेस्ट न ले। मनसपुत्र के तौर पर किताब को ट्रीट क्यों नहीं किया जाता लेखक के द्वारा? जैसे देश से उपजे बच्चे के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो मस्तिष्क से उपजे बच्चे के लिए क्यों ना प्रयास किए जाए? क्यों ना लेखक को उसके पालन पोषण का काम भी प्रकाशक के साथ जुड़ के करना चाहिए? तो मैंने कहा विचार तो उत्तम है, लेकिन इसको किया जाना चाहिए कैसे? देखिए, जिस तरीके से पाठकों की रुचि कम हो रही है, तो उसका रीजन ये है कि उनके पास वो नशा नहीं पैदा हो रहा, उनको उस नशे का के साथ जोड़ना पड़ेगा जो किताब को हाथ में लेकर कागज की गंध और स्याही की गंध से पैदा होती है। उस नशे के साथ जोड़ना पड़ेगा, और ये नशा, ये जोड़ने का नशा प्रकाशक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाशक विक्रय करता है, क्रेता आए, पैसे दे और पुस्तक ले जाए। तो लेखक को भी चाहिए कि थोड़ा सा लालन पालन पे खर्चा करे और अपने आसपास तो कम से कम वो नशा पैदा करे। ये अंतहीन बहस है, ये अंतहीन बहस है। आपकी नॉलेज में लोगों के विचार डालता हूँ कभी। जी। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है मेरे पास पूछने के लिए। जी बताइए, पूछिए, बिल्कुल पूछिए जी। साहित्य के अलावा आपका जुड़ाव किन किन हॉबीज में होता है? कौन कौन सी सब बिल्कुल, ये तो व्यक्तिगत है, पर अच्छा है ना। देखिए, पढ़ना तो एक, लिखना और पढ़ना तो वो बिल्कुल कहना चाहिए एक ही वो है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो एक ही चीज है। लेकिन इसके अलावा मुझे घूमने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। कभी भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी किसी भी तरह की यात्रा के लिए तैयार रहती हूँ। दूसरा, मुझे ना पेड़ लगाने का बड़ा शौक है। पेड़ों से मेरा कुछ ऐसा नाता है कि जहाँ पेड़ नहीं है तो मैं वहां रह ही नहीं सकती। वाह, बहुत सुंदर। आसपास तो पेड़ होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं कभी ऐसा समय मिला तो उसके साथ जरूर जुड़ूंगी, काम करूंगी। और एक जुनून सा रहता है, मेरी चिंताएं रहती हैं। मैं जहां से जाती हूँ तो देखती हूँ कि सब पेड़ सलामत है या नहीं है, या इनको काटा तो नहीं गया, या जितना बन सकता। तो ये यात्रा करना और पेड़ लगाना और थोड़ा सा खाना ना बनाना। वो तो पाक शिल्प आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। जी जी जी, नहीं मैं शौकिया ही बनाती हूँ, शौकिया बनाती हूँ। दूसरा, म्यूजिक तो ऐसा चलता रहता है, म्यूजिक तो हर जगह, जितनी किताबें उतनी कैसेट। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा, मतलब म्यूजिक का भी बिल्कुल आत्मा रमती है।
और हर तरह का म्यूजिक, चाहे वो गजल हो, चाहे गीत हो, चाहे उस तरह की चीजें हो, तो ये मतलब यात्रा करना, संगीत सुनना, पेड़ों का की देखभाल या उनको रोपना, लगाना, और अपने मन से जब बहुत ज्यादा वो हो तो खुश होकर, बहुत खुश होकर बढ़िया खाना पकाना। ये वैसे सारा। हमने इसका एक रास्ता निकाला जी, पेड़ लगाने वाला, जी, कि साल भर में जो जो महत्वपूर्ण दिन आते हैं, जैसे जी, जन्मदिन है, जैसे वैवाहिक वर्षगांठ है, हाँ, ठीक है, बच्चों के जन्मदिन हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ, उन तारीखों को हम पेड़ लगाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा। तो हमारा एक छोटा सा फार्म हाउस है, अच्छा, प्रायः वहीं लगाते हैं, और नहीं हुआ तो किसी पार्क में या किसी प्रकार से एक पौधा जरूर रोपना है उस दिन, कहीं भी हो, बहुत, बाहर हो तो भी पौधा जरूर रोपना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और शायद इसी कारण से बच्चों को भी आदत पड़ गई है। मेरी जी, बेटी जब अपना मकान खरीद रही थी, सैन एंटोनियो में है वो, अमेरिका में, अच्छा। ने एक ऐसा मकान खरीदा जिसके चारों तरफ 38 बड़े बड़े पेड़ हैं, ओह! क्या बात है, बड़े बड़े क्या पेड़ बात! हैं, जिनमें से कई तो दशकों पुराने पेड़ हैं। जी, छोटी वाली बेटी ने अपने पूरे बैकयार्ड में फूल पत्ती और सब्जी के गमले में सब्जियां उगा रखी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, हम्म, बहुत अच्छा। मतलब ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप प्रकृति के साथ कैसे जुड़ें। जी तो ये बहुत ज़रूरी भी है, मतलब कि आप इन सब चीज़ों को संरक्षित करें, उनको बचाएँ। बहुत सुंदर। प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित रहा मनुष्य सदा इस भू पर, किंतु अहम में प्रकृति विजय के सदा रहा संलग्न निरंतर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आखिर में आपसे चाहूंगा कि एक संदेश आप उदीयमान लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए अगर दें तो अच्छा रहेगा, आपके अनुभव का फायदा मिलेगा उन्हें। बस मैं तो यही कहूँगी कि यदि उन्होंने साहित्य का क्षेत्र चुना है, तो बहुत ईमानदारी के साथ, और मैं इस बात में विश्वास करती हूँ, यदि आपने कोई भी क्षेत्र चुना है तो उसके साथ पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ें। ठीक बात। एक इन दिनों जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, पब्लिसिटी पाने के लिए, वाद-विवाद करने के लिए, तो उसमें असली साहित्य कहीं न कहीं गुम हो जाता है। हो जाता है ना? ठीक। आपका लेखन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। साहित्य तो समाज का दर्पण कहा गया है, तो आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी बनती हैं उसको लेकर। तो बस मैं यही कहूँगी कि यदि साहित्य वो चुना है, तो साहित्य शेष समाज से आपको जोड़ता है। तो उस शेष समाज से जुड़े रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी जो समस्याएँ हैं, उसकी जो दुःख-तकलीफ़ें हैं, उसका जो संघर्ष है, जो भी कुछ है, उसको आप ईमानदारी के साथ अपनी रचनाओं में लाएँ। तो मैंने हमेशा यही सारी चीज़ें अपनाई हैं, इन्हीं पर चलती हूँ, इन्हीं मूल्यों पर। तो कोशिश करूँगी कि आगे भी इन्हीं चीज़ों को लेकर चलूँ। धन्यवाद। आपकी सोच जो है अगर सब में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं सारे बहुत उदीयमान और नए रचनाकारों को यही सलाह दूंगा कि इसी पग पर चलना चाहिए, इसी रास्ते पर चलना चाहिए और अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही साथ कीमती विचार भी, जो लोगों को अवश्य प्रेरणा देंगे या उन्हें अनुभव का एक टुकड़ा देंगे, जो उनकी रचना कर्म के लिए आगे काम आएगा। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।